जय हिंद दोस्तों। मैं बिल्कुल सही हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ भी एकदम सही है। विचार क्रांति के इस सेगमेंट में आज हम चर्चा करेंगे बायकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स पे, यानी कि चीन के वस्तुओं के बहिष्कार के ऊपर। दोस्तों, इस विषय पे आज पूरे भारत में चर्चा एकदम जोरों पर है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तथा गली मोहल्लों में भी इस विषय पे लगातार चर्चाएं चल रही है कि चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाए। प्रॉब्लम ये है कि जो चर्चा चल रही है उसमें जानकारी कम और उत्तेजना ज़्यादा है। तो आज का वीडियो हम इसीलिए लेकर आए हैं ताकि कम से कम कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को हो और मेरे मित्र जो भी इस विषय पर चर्चा करें तो एक आधार लेके करें। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन शुरू करते हैं। इस पूरे मुद्दे को हम 3 भागों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत और चीन के बीच में आखिर मनमुटाव की वजह क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि चीन और भारत के बीच तनाव की स्थिति में हमारे पास क्या-क्या विकल्प हैं। और उसके बाद हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि उन विकल्पों को अपनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जो चीन और भारत के बीच जो मनमुटाव है, वो बहुत ही सतही प्रकृति का ना होकर बहुत ही स्थायी प्रकृति का है। तो उसको समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे भारत के एक प्राचीन नीतिशास्त्री, भारत के प्रथम नीतिशास्त्री और प्राचीन महान विचारक आचार्य चाणक्य के एक सिद्धांत से। आचार्य चाणक्य ने दो विभिन्न राज्यों के बीच में संबंध को दर्शाने के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मंडल सिद्धांत में आता आचार्य चाणक्य बताते हैं कि किंग के पास का जो राज्य होता है, अर्थात जो हमारा राज्य है, उसके जो एकदम पास का राज्य है वो निश्चित ही हमारा शत्रु होता है। इस चित्र में आप देखेंगे कि रेड जोन में शत्रु को बताया है और ग्रीन जोन में मित्र को बताया है। तो शत्रु के पास वाला राष्ट्र जो होता है वो हमारा मित्र होता है, उसके पास वाला राष्ट्र फिर हमारा शत्रु होता है। तो अगर आचार्य चाणक्य की बात माने और मंडल सिद्धांत के आधार पे ही हम भारत और चीन की स्थिति को देखें, तो भारत और चीन आपस में दोनों ही शक्तिशाली राष्ट्र हैं और एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ऐसी स्थिति में भारत और चीन के बीच में शत्रुता होना लाजमी है। अब आते हैं हम दूसरे कारण पर। दोस्तों, हम जानते हैं कि 2020 में पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में आ गया, जिसकी शुरुआत चीन के हुआन प्रांत से हुई। चीन में जब इस वायरस ने अपने पैर पसारे, तो चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है, उसने वहाँ के लोगों को आइसोलेटेड करने के लिए बहुत ही दमनकारी नीति अपनाई। बहुत ही जोर जबरदस्ती के साथ लोगों को आइसोलेटेड किया गया। प्लस कहीं ना कहीं इस वायरस के स्रोत के रूप में चीन सरकार की गलती भी देखी जा रही है। तो चीन की जो जनता है, वहाँ पे विरोध के स्वर उठने लगे। चीन की जनता ने कई स्थानों पर चीन की सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये ट्रिक अपनाई कि बाहरी राष्ट्रों से जो दुश्मनी की जाए, तो अंदर की जनता अपने आप ही संगठित हो जाएगी। तो अमेरिका के विरुद्ध कई बातें उन्होंने बोली, प्लस भारत के खिलाफ भी इस तरह का काम किया, अपना क्षेत्र का विस्तार करने की रणनीति अपनाई और इसी वजह से वहाँ की जनता को संगठित करने का प्रयास किया। दोस्तों, ये बात काफ़ी लॉजिकल है और मैं इस बात को एकदम हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 1962 में भी जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके पहले भी चीन में आंतरिक अशांति थी, यानी कि चीन इस ट्रिक को अपनाने में माहिर है। अगला कारण है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर जो भारत और चीन के बीच में नहीं, अमेरिका और चीन के बीच में चल रही है। दुनिया में जीडीपी के आधार पर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो नंबर 1 और चीन जो है नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। लेकिन चीन बहुत ही तेजी से अमेरिका को पछाड़ने के लिए आगे बढ़ती जा रही है। चीन के लिए जो अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा मोड़ कहा जाएगा, वो होता जब ये जो उन्होंने आर्थिक गलियारा पाकिस्तान से लेके चीन तक के लिए बनाया है, वो सक्सेसफुल हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जो ये इकोनॉमिक गलियारा निकला है, आर्थिक गलियारा निकला है, जो रेड कलर की इंक में शो हो रहा है, वो इस्लामाबाद होते हुए और पीओके होते हुए, पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा था जिस पे अभी पाकिस्तान का कब्जा है, यहाँ होते हुए चाइना के काशगर तक पहुंचेगा। तो अगर ये इकोनॉमिक गलियारा पूरी तरह से काम करने लगे तो निश्चित रूप से चीन को बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान के पश्चिम में जो खाड़ी देश हैं, जहाँ से ऑयल का निर्यात होता है, उन देशों से अगर ऑयल सीधे आता है
यहाँ पे आप देखेंगे अरेबियन सी की से अगर ऑयल आता है, और अभी की डेट में अगर पूरा घूमते हुए इंडिया में घूमते हुए और यहाँ से चाइना तक जाता है, चाइना सी तक अगर जाता है, तो निश्चित रूप से काफ़ी ईंधन की खपत होती है और समय भी नष्ट होता है। लेकिन अगर ये सीपेक यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब पूरी तरह से सक्सेसफुल होता, तो चीन को निश्चित रूप से आर्थिक रूप से बहुत फायदा होता। किंतु यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पीओके से होके जाता है, बलूचिस्तान से भी होके जाता है, और वहाँ पे हमेशा सरगर्मियां बनी रहती है और लोग विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ मानता है। अब भारत का हाथ है या नहीं है, ये अलग मुद्दा है, इस पे अपन किसी और दिन शायद चर्चा करें। लेकिन चीन जो है वो इस मामले में भारत से खफा है। अगले पॉइंट पे आते हैं। ये है दलाई लामा। दलाई लामा जो कि तिब्बत के धर्मगुरु हैं। तिब्बत जिस पे अभी चीन का कब्जा है, और दलाई लामा रहते अभी भारत के हिमाचल प्रदेश में हैं, और वहीं से धार्मिक शिक्षाएं तिब्बत के लोगों को देते हैं। दलाई लामा जो है वो तिब्बत के वापस से पूर्णतः स्वायत्त राज्य बनाने के पक्षधर हैं, और इसके लिए कभी कभी बातें करते हैं, और भारत खुले मंच पे से उनका सपोर्ट करता है। चूंकि दलाई लामा की एज भी अब काफ़ी हो चुकी है, तो उनके उत्तराधिकार की भी बात चल रही है। यदि उनका उत्तराधिकारी चीनी समर्थक होगा तो निश्चित रूप से चीन को फायदा होगा, और भारतीय समर्थक होगा तो भारत को फायदा होगा। तो दलाई लामा और तिब्बत के इशू पे भी भारत और चीन के बीच में तनाव बना रहता है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है एलएसी की अस्पष्ट स्थिति। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रेड कलर से जो अक्साई चीन का एरिया बना है, जिसपे वर्तमान में चीन का कब्जा है, उसके और भारत के बीच में जो लाइन बनी है, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके, इसके और भारत के बीच में जो लाइन है उसे एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में एलओसी है, वो जो है वो इस तरह से बना हुआ है, यानी कि कटीले तारों से निर्मित है। अर्थात हमको पता होता है कि हमारी बाउंड्री कहाँ तक है और पाकिस्तान की बाउंड्री कहाँ तक है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ लोग इसका भी उल्लंघन करते हैं, जिसकी वजह से युद्ध होते हैं, लेकिन कम से कम ये पता है कि इन्होंने इसका उल्लंघन किया है। लेकिन एलएसी पर स्थिति और ज़्यादा विकट है, क्योंकि एलएसी पे किसी कहाँ तक चीन का हिस्सा है, कहाँ तक भारत का हिस्सा है, किसी को कुछ नहीं पता है। चीन अपने हिसाब से अपनी सीमा को मानता है और भारत अपने हिसाब से अपनी सीमा को मानती है। और ऐसा ही कुछ अभी वर्तमान में भी हुआ कि एलएसी पर चीन के जो जवान थे, उन्होंने घुसपैठ करी, भारत और चीन के बीच में संधि हुई, जिसके आधार पर उनको वापस जाना था, लेकिन वो नहीं गए। और उस स्थिति में जब भारत के जो जवान चेक करने के लिए गए थे कि वो वापस हटे कि नहीं हटे, और उस बीच में इनके बीच में झड़प हो गई। तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर आप समझ सकते हैं कि भारत और चीन के बीच का रिश्ता जो है वो एकदम बारूद के ढेर पर खड़ा है, और इस पर जरा सी भी चिंगारी लगती है तो विस्फोट हो जाता है। और अभी जो है वो विस्फोट जो करने का काम जो किया, वो गलवान घाटी में हुई घटना ने किया, जो मैंने अभी आपको बताया है। और इस बीच में जो मुठभेड़ हुई, इसमें भारत के भी जवान शहीद हुए और चीन के सैनिक भी मारे गए। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि चीन के आक्रामक तेवरों का जवाब भारत कैसे दे। भारत के पास क्या क्या ऑप्शन है जिससे चीन को हम सबक सिखा सकें या चीन को अपना प्रत्युत्तर दे सकें। तो दोस्तों इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हमारे पास प्रत्युत्तर देने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। पहला तो सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए, दूसरा यानी कि सशस्त्र युद्ध पूरी तरह से, दूसरा जो है वो है डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीतिक चालें चली जाए, पूरे वैश्विक स्तर पर जो राजनीति चलती है उसमें चीन को घेरने का प्रयास किया जाए, और तीसरा और अंतिम जो है वो है इकोनॉमिक वॉर यानी कि आर्थिक युद्ध छेड़ दिया जाए। तो शुरुआत करते हैं हम सशस्त्र युद्ध से। यदि भारत और चीन की सेना के बीच में युद्ध होता है तो क्या हो सकता है, क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। भारत और चीन दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र हैं। आपने न्यूज़ चैनल के या वीडियो एनालिसिस में कई जगह पर देखा होगा कि संख्या बल में चीन की सेना हमसे ज़्यादा है। उनके पास हेलीकॉप्टर्स हमसे ज़्यादा हैं, उनके पास एटॉमिक वेपन्स हमसे ज़्यादा है, उनके पास टैंक्स हमसे ज़्यादा हैं। ये सब आपने सुना होगा। लेकिन दोस्तों वास्तविक स्थिति को जानने के लिए हमको पूरी परिस्थिति काफ़ी डीप में समझनी होगी। भारत के जो जवान हैं वो शौर्य का प्रतीक हैं।
भारत ने अभी वर्तमान में जो गलवान घाटी में जो घटना हुई, उसमें भी भारत के 20 जवान अवश्य शहीद हुए, लेकिन चीन के भी लगभग 40 जवानों के मारे जाने की खबर मिली है। इस खबर की पुष्टि चीनी मीडिया ने तो नहीं करी, लेकिन कई दबे स्वर में कुछ बातें ऐसी सामने आई है कि 19 जवानों की मौत तो केवल गर्दन की हड्डी टूटने से हुई है, और उसके लिए चीनी सरकार ने वहाँ पे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की भी नियुक्ति करने के लिए बात करी है। तो हम ये जानते हैं कि भारत के जो सैनिक हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। साथ ही भारत के जो सेना के कमांडर्स हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण लोग होते हैं, काफ़ी अनुभवी होते हैं। हमारी सेना की जो एग्ज़ाम्स होती हैं, हम जानते हैं कि उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, और जो लोग सिलेक्ट होते हैं, वो हर दृष्टि से बेस्ट होते हैं, दी बेस्ट होते हैं, तब जाके उनका चयन उसमें होता है। जिन लोगों ने सेना के अधिकारियों के लिए जो एग्ज़ाम होती है, वो दी होगी, तो वो अच्छे से जानते होंगे कि अच्छे-अच्छे डायनामिक बच्चे भी उसमें पास नहीं हो पाते। दोस्तों, दूसरी चीज़ ये जो है वो है साउथ चाइना सी। चीन के पास में दक्षिण चीन सागर पे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो वियतनाम है और चीन जो है, उसके बीच में काफ़ी विरोध की स्थिति बनी हुई है। चीन इस स्थान पर अपना अधिकार बताता है, जबकि दूसरे देश जो हैं वो उस पे चीन के अधिकार को खारिज करते हैं, जिसमें से वियतनाम ने तो काफ़ी मुखर रूप से इस चीन का विरोध किया है। तो चीन को अपनी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरे समय इस स्थान पर लगा के रखना पड़ता है, जो कि भारत की बॉर्डर से काफ़ी दूर है। जबकि भारत की पूरी सेना लगभग पाकिस्तान और भारत वाले हिस्से पे ही तैनात रहती है। तो चीन के लिए चीन की जो ज़्यादा संख्या में जो आर्मी है, उसका भी हम एक तरह से मान सकते हैं कि बँटवारा हो जाता है। आधे लोग वहाँ पे होते हैं, आधे लोग यहाँ पर होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि विश्व का जो अभी सैनिक शक्तियों की बात करें, तो विश्व का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका है, वो अभी भारत का दोस्त है। वैसे भी चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, और कोरोना के लिए भी अमेरिका जो पूरी तरह से बोल रहा है कि चीन का ही उसमें हाथ है। तो अगर भारत और चीन का युद्ध होता है, तो अमेरिका निश्चित रूप से भारत के साथ होगा। भारत, चीन और अमेरिका के बाद जो चौथी बड़ी शक्ति है, यानी कि रूस, तो रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन साहब हैं, उनका स्टैंड सीधा-सीधा है कि वो अगर भारत और चीन का युद्ध होता है, तो वो तटस्थ रहेंगे। क्योंकि उनकी मित्रता दोनों राष्ट्रों से है, साथ ही भारत से के साथ उन व्यापारिक संबंध जो हैं, वो भी रूस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये तो स्पष्ट है कि चीन की सेना भले ही संख्या बल में हमसे ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भारत किसी भी दृष्टि से चीन से कमज़ोर होगा। परंतु युद्ध में कौन जीतेगा, इस विषय में चर्चा करने की जगह हमें इस बात पे ध्यान ज़रूर देना होगा कि यदि युद्ध होता है, तो जो आम जनता है, उनको किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की डेट में जो सारे देश हैं, वो परमाणु शक्ति से संपन्न हैं। उस स्थिति में यदि युद्ध होता है और परमाणु शस्त्रों का भी उपयोग उसमें होता है, तो आम जनता जो है, उसकी कई पीढ़ियाँ युद्ध की विभीषिका से नहीं उबर पाएगी। जिन देशों ने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया है, उन देशों ने ये चीज़ ज़रूर अनुभव करी है कि जो देश की आम जनता है, वो युद्ध के बाद कितनी परेशान होती है। तो ये बात स्पष्ट है कि युद्ध जो है, निश्चित रूप से अगर परिस्थिति ऐसी बनती है कि युद्ध टाला ही नहीं जा सकता, तो युद्ध करना ही होगा, और हम पूरे ज़ोर-शोर से करेंगे। लेकिन युद्ध जो है, वो हर स्थिति में अंतिम विकल्प होना चाहिए। जब हर तरह के विकल्प फ़ेल हो जाएँ, कोई और रास्ता ही ना बचे, तभी युद्ध का सहारा लिया जाए। अन्यथा युद्ध की बात सोचना भी मेरे ख़्याल से बहुत ही गलत दिशा में सोचना कहा जाएगा। युद्ध के अलावा जो अन्य विकल्प हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। इसके अलावा जो है, वो डिप्लोमेसी, यानी कि कूटनीतिक रूप से हम क्या कर सकते हैं। जो वैश्विक राजनीति चल रही है, उसमें भारत क्या-क्या कदम उठा सकता है और क्या-क्या कदम उठाता है कि चीन को जवाब दे सके। भारत ने जो मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो सरकार चल रही है, उसमें विश्व की राजनीति में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दखल किया है। आज की डेट में मोदी जी एक विश्व के सबसे बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार होते हैं। लगभग हर देश के साथ भारत के अच्छे दोस्ती के संबंध हैं। इवन इस्लामिक राष्ट्रों के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारत का दबदबा विश्व भर में कायम तो हुआ है। वर्तमान में हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हमको मिली है, उसमें 192 में से 184 वोट्स भारत के पक्ष में गिरे थे, जो कि विश्व भर में भारत के सपोर्ट को ही इंगित करता है।
इसके अलावा जब कोरोना महामारी आई तो भारत ने विश्व में एक लीडर की तरह आगे आकर कई देशों को इकट्ठा किया। इसके अलावा भी हाउडी मोदी जो कार्यक्रम हुआ था अमेरिका में, उसमें हम देखते हैं कि मोदी जी की कितनी ज़्यादा पॉपुलर हुए। और अन्य कई जगह पर हमने देखा कि इस्लामिक राष्ट्रों में भी मोदी जी का अच्छा खासा दखल अभी हो गया है। तो हम ये तो जानते हैं कि यदि विश्व पटल पे मोदी जी या भारत सरकार कुछ बात अगर बोलती है तो उसको बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कई कूटनीतिक चालें भारत चल सकता है। उसमें से सबसे प्रमुख है ताइवान। ताइवान जो जिस पे अभी चीन का कब्जा है, यदि भारत उसको एक स्वायत्त राष्ट्र के रूप में रिकॉग्निशन दे देता है तो चीन को बहुत ही तगड़ा आघात लगेगा। इसके अलावा जो वियतनाम, जो साउथ चाइना सी वाली बात मैंने आपको बताई थी, उसमें भी अगर भारत अगर वियतनाम और अन्य वहाँ के आसपास के राष्ट्रों का किसी तरीके से सहयोग करता है तो निश्चित रूप से चीन को बहुत ही प्रॉब्लम होगी उससे। कोरोना महामारी पे भी अगर हम बात करें कि कोरोना महामारी पे चीन की जो मतलब उसका कारण के रूप में चीन को आगे लाने का, जैसे अमेरिका के जो ट्रम्प साहब है वो कर रहे हैं कि पूरी तरह से कोरोना का उत्तरदायी चीन को बता रहे हैं, उस तरह से अगर भारत भी बताए तो भी चीन को बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो कई चीन के साथ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भारत अगर मतलब अगर उस कूटनीतिक चालें चलेगा तो चीन को नुकसान तो होगा। इसके अलावा हम देखा जाए तो अगला जो तरीका बचता है वो है इकोनॉमिक वॉर, यानी कि आर्थिक युद्ध छेड़ दिया जाए। और आर्थिक युद्ध के अंतर्गत ही जो बात चल रही है कि मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाए, बाइकआउट किया जाए, जो आज के हमारा मुद्दा भी था, तो ये किया जा सकता है। दोस्तों, बाइकआउट चाइना का जो मुद्दा है या जो आर्थिक युद्ध का मुद्दा है उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन उसको हमको बहुत इन डीप समझना होगा, तभी हम इसके सारे सिनेरियो को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम भारत और चीन के बीच के जो वर्तमान में व्यापारिक संबंध हैं उनको गहराई से समझ लेते हैं। दोस्तों, चीन ने भारत के मार्केट में बहुत ही ज़्यादा घुसपैठ कर रखी है। यदि हम खिलौना मार्केट की बात करें तो जितने भी खिलौने आप देखेंगे उसमें से 70-80% या उससे ज़्यादा खिलौने जो है वो मेड इन चाइना ही मिलेंगे। सेल फोन इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा घुसपैठ है। उसमें भी आप ये मान के चलिए कि 80% जो सेल फोन इंडिया में है वो चाइनीज़ ही हैं। दोस्तों, स्थिति ये है कि अगर आप भारत का मैन्युफैक्चर किया हुआ या किसी अन्य देश का मैन्युफैक्चर करा हुआ मोबाइल लेने जाएंगे तो जो 25,000 30,000 के ऊपर के मोबाइल्स में जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो किसी चाइनीज़ मोबाइल में मुश्किल से 10-12 हज़ार में भी आपको सेम फीचर्स मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में चीन के जो सेलफोन्स हैं उनको भारत के मार्केट्स में बैन कर देना या भारत से बाहर निकाल देना इतना आसान तो नहीं होगा। इसके बाद यदि हम फार्मा मार्केट की बात करें, यानी कि जो दवाइयाँ बना के भारत ने विश्व भर में प्रसिद्धि हासिल की है, भारत जो कैंसर की दवाइयाँ बनाता है और अन्य कई दवाइयों में भारत का काफ़ी ऊंचा नाम है। तो लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो एपीआई हैं, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, सीधे शब्दों में बात करें तो कच्चा माल, दवाइयों के लिए जो कच्चा माल होता है उसका लगभग 70% हम चीन से आयात करते हैं। यानी कि चीन से कच्चा माल आता है, उससे हम दवाइयाँ बनाते हैं और विश्व भर में निर्यात करते हैं। अभी जो हाल ही में एक दवाई जो है वो काफ़ी फेमस हुई थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि ट्रंप महोदय ने कोरोना की दवाई के रूप में प्रचारित की थी और भारत ने कई देशों को उसकी सप्लाई करी थी, जिसके कारण विश्व भर में भारत का काफ़ी नाम हुआ था। उस दवाई का 100% कच्चा माल जो है वो चाइना से आता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने के पहले हमको ये सोचना होगा कि चीन के प्रोडक्ट्स के बिना भारत का की क्या कंडीशन होगी, भारत की इकोनॉमी की क्या कंडीशन होगी। भारत को यदि कच्चा माल वहाँ से नहीं मिलेगा तो क्या भारत कहीं सप्लाई कर पाएगा। फार्मा मार्केट तो अभी की स्थिति में तो पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पे आ जाएगा। अगर हम निर्यात की बात करें तो भारत चीन जो टोटल निर्यात पूरे विश्व भर में करता है उसका महज 3% जो है वो भारत में करता है। यानी कि मोबाइल सेलफोन इंडस्ट्री है या कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण साजो सामान जो है या मशीनरीज का उपकरण है, फार्मा के प्रोडक्ट हैं, और जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब कुछ मिला के भी चीन के टोटल निर्यात का मात्र 3% है। तो
और दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट की अगर हम भारत की बात करें, तो भारत का जो निर्यात है और भारत के टोटल निर्यात का 5.3% हम चीन को निर्यात करते हैं। तो यदि अगर ये लोग दोनों के बीच में अगर ऐसी स्थिति आती है कि भारत टोटली चीन के सामान पे बैन कर दे और चीन भारत के सामान पे बैन कर दे, तो उस स्थिति में प्रतिशत नुकसान की बात करें तो भारत को ही ज़्यादा नुकसान होगा। अगली बात करें दोस्तों कि भारत की जो ज़्यादातर संख्या जो जनसंख्या है वो मिडिल क्लास से आती है। एक मिडिल क्लास फैमिली की का जो महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि उसमें एक व्यक्ति अर्निंग मेंबर होता है और बाकी पूरा परिवार उस पर डिपेंड होता है। तो ऐसी स्थिति में अपने पूरे परिवार का पेट पालने के लिए उसको मतलब सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, जो चीन ही उन्हें मुहैया कराता है। तो इस स्थिति में कैन वी अफोर्ड टू बैन चाइनीज प्रोडक्ट? क्या हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बैन करने को अफोर्ड कर सकते हैं? तो मेरा जवाब तो अभी की स्थिति में होगा नहीं, क्योंकि अगर हम चाइना के प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बैन कर देते हैं तो हमारी इकोनॉमी भी ध्वस्त हो जाएगी। अब दोस्तों हम लोगों को ये सोचना है कि अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बैन नहीं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार हम पूरी राष्ट्रभक्ति के साथ चाइनीज प्रोडक्ट को दूर कर रहे थे और ये तो व्यक्ति उल्टी ही बातें कर रहा है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को बैन ना करें। तो दोस्तों करना है, लेकिन अभी उसके लिए सही समय नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अब अगर वो नहीं करना है तो हम कर क्या सकते हैं? तो दोस्तों हमको जो प्रत्युत्तर देना है चीन को, उसके दो भाग होंगे। एक तो होगा तात्कालिक प्रत्युत्तर और एक होगा दूरगामी उत्तर, यानी कि रिप्लाई प्रत्युत्तर यानी। तो जो तात्कालिक यानी कि अभी की स्थिति में हमको निश्चित रूप है कि कुछ न कुछ जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि जब चीन आक्रमणकारी रवैया अपना रहा है तो और अगर हम उनको कोई जवाब नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को वो कमज़ोर समझेगा। तो हम लोगों को जवाब तो देना है। तो उसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए जो हमारी सरकार अभी कर रही है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में लद्दाख का दौरा किया, उसमें हम वो भारतीय सैनिकों से मिले और बहुत ही ओजस्वी तरीके से उन्होंने भाषण दिया और चीन को उन्हीं की सीमा के पास में खड़े होके ललकारा। और वो उस भाषण में मुख्य रूप से उन्होंने बोला था कि विस्तारवादी युग का समापन हो चुका है और विकासवादी युग की ओर हम बढ़ रहे हैं और विस्तारवाद को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि चीन अगर अपनी बाउंड्री क्रॉस करता है तो निश्चित रूप से भारत की जो सेना है उसका रिप्लाई देगी, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया। उसके अलावा भारतीय सरकार ने क्या करा, तो भारतीय सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पूरी तरह से बैन कर दी। दोस्तों अभी जो मैं बोल रहा था कि भारत के चीन के सामान का एकदम पूरी तरह से बैन कर देना भारत के लिए टफ है, तो वो इसलिए क्योंकि हम हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर मार्केट की बात करें तो ऐसी कोई ऐप नहीं है जो चाइनीज़ ऐप हम यूज़ करते हैं और उसका कोई अल्टरनेटिव हमारे पास ना हो। जो भी ऐप्स चाइनीज़ ऐप्स हम यूज़ करते थे उसका अल्टरनेटिव भारतीय ऐप के रूप में या किसी अन्य देश के ऐप के रूप में हमारे पास इजीली मौजूद था। तो हम ये काम बिल्कुल कर सकते थे जो भारत के गवर्नमेंट ने किया भी। और इन 59 के अलावा भी अभी भी कुछ ऐप्स मौजूद हैं, तो हम उसका भी बहिष्कार कर सकते हैं। अब आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये कदम जो है कि हम मान लो कि इनकी ऐप्स का बहिष्कार कर भी देते हैं, तो जब टोटल निर्यात में केवल 3% है और क्या फ़र्क पड़ जाएगा चीन को अगर इन ऐप्स का हम बहिष्कार कर देते हैं। तो एक बात है दोस्तों कि ये जो है ये हम लोगों को ये तार्किक और तथ्य के रूप में ना होते हुए ये मनोवैज्ञानिक बात है। यदि हम पूरा देश साथ में खड़ा होकर कुछ ऐप्स को पूरी तरह से बैन कर देता है, उन ऐप्स की रेटिंग गिर जाती है, तो निश्चित रूप से सीमा पर खड़े हुए हमारे एक भारतीय सोल्जर्स का मोरल बहुत ही हाई हो जाएगा। यानी कि उसको मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त मिलेगी। वहीं जो चाइनीज़ जवान हैं उन लोगों को निश्चित रूप से हतोत्साहित होंगे वो, कि यदि हम कुछ भी बॉर्डर पर गलत करते हैं तो भारत की पूरी जनता एक साथ खड़े होके और हमको जवाब देती है। मनोवैज्ञानिक बढ़त क्या होती है, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूँगा दोस्तों, कि जैसे आप लोगों ने धोनी मूवी देखी होगी, जिसमें जिस अभिनेता ने युवराज का रोल किया था, वो जब रात में हेडफ़ोन लगा के और पूरा स्टाइल से बिना किसी खौफ के चलते जाता है, तो उसको हमारे जो धोनी महोदय हैं, उनकी टीम के जो सदस्यगण देखते हैं और उसके व्यवहार से इतना प्रभावित हो जाते हैं और एक तरह से सहम से जाते हैं कि ये इतना कॉन्फिडेंट है। तो उस स्थिति में ये मूवी में बताया गया कि अगले दिन जब मैच होता है तो वो
अकेला उस युवराज से ही वो टीम पार नहीं पा पाती और पूरी बुरी तरह से हार जाती है। तो निश्चित रूप से अगर हम ये छोटे-छोटे कदम भी उठाते हैं, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से अगर जज़्बा उनमें आ जाता है और उनको लगता है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा सीमा पे जो स्थिति बनती है उसमें। तो दोस्तों ये तो हुई तात्कालिक रिप्लाई की बात कि हम लोगों को क्या की करना चाहिए था, और आधा काम तो हमारी गवर्नमेंट ने कर ही दिया है और आधा बाकी की जनता भी बिल्कुल तैयार है कि जो चाइनीज़ ऐप जो बची हुई है 59 के बाद, उनको भी हम पूरी तरह से अनइंस्टॉल करके चीन को करारा जवाब दे सकते हैं। पर सोचने की बात ये है कि दीर्घकालिक और स्थायी समाधान इस समस्या का क्या है? दोस्तों हम लोगों को धीरे-धीरे चीन पर से डिपेंडेंसी कम करनी होगी। भारत के मार्केट में धीरे-धीरे चीन का हस्तक्षेप कम करना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये कि चीन हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीदें, उसमें चीन के प्रोडक्ट्स की जगह हम अन्य देशों से वही प्रोडक्ट्स खरीदें। जैसे कि वियतनाम, ताइवान और अन्य जो ऐसे राष्ट्र हैं, अमेरिका है और भी कई राष्ट्र हैं जहाँ पे वही प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और भारत की सरकार उसमें ये करे कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो चीन को दे रखा है वो हटा दें, जिससे भारत जो है वो उनके ऊपर टैक्स बढ़ा सके और जब वो चीन के प्रोडक्ट्स भारत में आए तो वो थोड़े महंगे बिकने लगे। लेकिन ये भी केवल एक पहलू है। हम किसी और की लकीर को छोटा करके अपनी लकीर को आगे हम बड़ा नहीं बन सकते। हमको निश्चित रूप से अपनी लकीर बड़ी करनी पड़ेगी। यानी कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को हम किसी पार्टी या किसी भारत की सरकार की योजना की तरह ना देखें, वरन हम इस तरीके से इसको देखें कि मेक इन इंडिया का अर्थ ये है कि भारत में ही सारे प्रोडक्ट्स को बनाना। दोस्तों ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मेक इन इंडिया करें, देश में ही जो है कच्चा माल बने, देश में ही उसका प्रोडक्ट बने और हम खुद की ज़रूरतें पूरे करने के साथ-साथ विदेशों में अपने माल का निर्यात करें, जिससे भारत आगे चलकर एक इकोनॉमिक हब बने। उसके लिए हमको भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। सुनने में तो दोस्तों ये बहुत आसान लगता है, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत का एजुकेशन सिस्टम, भारत का जो शिक्षा प्रणाली है, आज भी भारत की शिक्षा प्रणाली भारत के जो बच्चे हैं उनको केवल रटंत विद्या में पारंगत कराना चाहती है। केवल याद कर के अंक लाने पे जोर देती है, सर्टिफिकेट ले लेके घूमने पे जोर देती है और एक क्लर्क से ज़्यादा क्या बनाएगी वो शिक्षा प्रणाली। निश्चित रूप से जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें एक उद्यमी बनने के लायक शिक्षा नहीं दी जा रही है। भारत का नेता हर तरीके से अनैतिक राजनीति करके अपना ही उल्लू सीधा करने में व्यस्त है। भारत के जो ऑफिसर्स हैं वो हर तरह के अनैतिक काम करने के लिए तैयार हैं। अपनी जेबें भरने के अलावा उनको कुछ और दिख नहीं रहा है। भारत का जो युवा है वो मोबाइल पे गेम खेलने में व्यस्त है। गेम खेलने के अलावा वो जो टिकटॉक जैसी ऐप्स पे तरह-तरह के उल-जुलूल वीडियो बना के अपने आप को वर्चुअल हीरो साबित करने में लगा है। देश के युवा जो है वो पूरी तरह से पार्टियों में व्यस्त है। उनको शराब चाहिए, शबाब चाहिए, कबाब चाहिए, रुबाब चाहिए। इसके अलावा वो देश की प्रगति के लिए कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। ऐसी और एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन की। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे मैं अलग से भी एक लेक्चर ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों जो दिमाग है, जो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं हमारे देश के युवा, वो लोग अपना झोला डंडा लेके विदेश चल देते हैं। यहाँ पे आप एक कार्टून देखेंगे जिसमें मतलब देश द्वारा पानी दिया जा रहा है पेड़ को, और जब वो फल लग जाता है तो वो फल टूट के पैसे की लालच में चला जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास। बहुत ही सही कार्टून है ये भारत के जो सिनेरियो है उसको बताने के लिए। तो ब्रेन ड्रेन की समस्या से भी भारत ग्रसित है। जब जो समझदार बच्चे हैं, जो अच्छे खासे पढ़ लिख गए हैं, जो देश का विकास कर सकते हैं, वो अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए विदेश चले जाते हैं और ना केवल विदेश चले जाते हैं, वहाँ के का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, प्लस भारत को कोस रहे होते हैं कि भारत में तो कुछ नहीं है, भारत की राजनीति गंदी है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो दोस्तों हमको ये सोचना पड़ेगा, भारत के युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ही दूर से देश को गालियाँ देते रहेंगे, तो उस गंदगी को साफ करेगा कौन? हम जैसे पढ़े लिखे युवा ही तो करेंगे।
ऐसी स्थिति में दोस्तों हम फिर सोचे कि क्या भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना इतना आसान है? दोस्तों बहुत ही डीपली सोचने की ज़रूरत है। हमको आगे आना होगा। देश का एक-एक व्यक्ति यदि ये सोचे कि हम अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर एक शिक्षक सोचे कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस बच्चे को पढ़ाऊँ, इसको केवल परसेंटेज लाने की शिक्षा ना दूँ, आईएमपी बताने की शिक्षा ना दूँ, बल्कि उसको इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ समझा दूँ कि आगे चलकर वो खुद अपना माइंड इतना डेवलप कर ले कि अपना खुद का काम कर सके, मैन्युफैक्चरिंग में जा सके या साइंटिस्ट बन सके या एक बहुत ही कुशल प्रशासक बन सके, जिससे देश जो है वो नित नई प्रगति की ओर जाए। तो मित्रों, इस तरह से अगर हम लोग सोचें और हर व्यक्ति अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करे, तो निश्चित रूप से एक दिन हम पूरी तरह से विश्व पटल पर छा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, हम अपने देश में ही निर्माण को इतना ऊंचाई तक ले जा सकते हैं कि निर्यात ज़्यादा हो और आयात कम हो, जिससे हमारा राजकोषीय घाटा ना हो, व्यापारिक घाटा ना हो, सॉरी। तो दोस्तों कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कुछ ऐसे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, देश के एक-एक व्यक्ति को ऐसे कदम बढ़ाने पड़ेंगे कि भारत आगे चल के, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद ऐसी स्थिति में आ जाए कि भारत जब चाहे, जिस देश का चाहे, उस देश का बायकॉट कर दे। हम इतने सक्षम हों कि कोई देश हमारे ऊपर नज़र डालने के पहले 10 बार सोचे कि वो किसके खिलाफ नज़र डाल रहा है। तो हम लोगों को संरचनात्मक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना होगा। एक ऐसा राष्ट्रवाद नहीं कि केवल सार्वजनिक मंचों पे उल-जुलूल बातें कर दी, उल्टी-सीधी बातें, दूसरे देश को गाली दे दी। इससे इसको राष्ट्रवाद, ये तो विनाशात्मक राष्ट्रवाद है। हम लोगों को संरचनात्मक राष्ट्रवाद की ओर आगे जाना होगा, हमको अपने देश के लिए सोचना होगा और हमारे देश को धीरे-धीरे ही सही लेकिन स्थायी प्रगति पे ले जाने के लिए प्रयास करना होगा और एक-एक व्यक्ति को करना होगा। दोस्तों, इस तरीके से हम आगे चल के चीन क्या, किसी भी राष्ट्र को जवाब देने की स्थिति में आ जाएँगे। एक और बात मैं बोलूँगा दोस्तों कि आज की डेट में मैं ये देखता हूँ कि फ़ेसबुक और जो व्हाट्सएप के स्टेटस पे देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, लोग ज़हर उगल रहे हैं। लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन बस बोलना ज़रूरी है और बिना सोचे-समझे कुछ भी बातें करने के लिए लगे हैं। एक पुराना जो हमारे गांधी जी के जो 3 बंदर होते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो वाले, तो एक बंदर और जुड़ गया है उसमें। लेकिन उसको पता नहीं है कि बुरा नहीं, सोशल नेटवर्किंग पे बुरा नहीं पोस्ट करना है। वो बोल रहा है कि नो वन सेड एनीथिंग अबाउट ब्लॉगिंग, यानी कि वो बुरा देखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, सुनेगा नहीं, लेकिन ब्लॉगिंग ज़रूर कर देगा, यानी कि कुछ ना कुछ उल्टा-सीधा पोस्ट ज़रूर कर देगा। तो हमको ये स्थिति देखनी पड़ेगी दोस्तों, समझना होगा कि हम लोगों का के द्वारा बोले गए कुछ ऐसे शब्द जो हम तो बिना जानकारी के बोल देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे दूसरे लोग भी उसको फ़ॉलो करने लगते हैं, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बुरी चीज़ों के प्रति व्यक्ति जल्दी आकर्षित होता है। तो और ये मतलब इतिहास के पन्ने आप खोल के देखें तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें इस तरह की जो उल्टी-सीधी बातें थी, जो केवल ज़हर उगलने वाली बातें थी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। सभी राष्ट्र एक-दूसरे के खिलाफ जो ज़हर उगल रहे थे और उसी के दबाव में आके जो है वहाँ की गवर्नमेंट्स ने भी युद्ध की तरफ चले गए वो। तो हम लोगों को ये सोचना होगा कि जो भी बात करें, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, पढ़ लें, उसके बाद बात करें। तो इसी बात के साथ दोस्तों, आज का इस लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप विचार क्रांति के अंतर्गत और भी कोई ऐसा मुद्दा चाहते हैं जिस पे हम थोड़ा-सा उस पे आधारभूत जानकारी दें और भारत की प्रगति पे विशेष रूप से वो बातें कुछ अहम हो, तो हम लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर अवगत कराइएगा। इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। जय हिंद।